उसी चीज को जो कि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कि हाँ मूवी में आखिर होगा क्या, लोगों को पता था हीरो जीतेगा ही और आखिर में विलन पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोगों को ये मजेदार लगे और लोगों का इंटरेस्ट एंड तक बनाए रखे। सो अपनी सिरवल जुगली यानी 75वीं रेट के साथ अमित पटनायक यानी अजय देवगन आ चुके हैं अपनी मूवी रेड 2 को लेकर। अजय देवगन अपने कूल अवतार और बहुत सारे स्वैग के साथ अपनी मूवी रेड 2 के साथ हमारे सामने थिएटर में आ चुके हैं। कैसी है ये मूवी, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इस मूवी ने मुझे शॉक कर दिया क्योंकि जब मैं इसे देखने के लिए गया मुझे लगा नहीं था कि लोग इसके लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड होंगे, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए आए हुए थे। इसके पहले कि मैंने रेड का पहला पार्ट देखा था जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मूवी की जो रियलिस्टिक सी अप्रोच थी वो उसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। पर अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा है और तुम्हें अगर वो याद नहीं है तो मूवी में हमें थोड़ा सा पहले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप देखने को मिलता है। पहला पार्ट का जो विलन था सौरभ शुक्ला, उसे हमने इस मूवी में वापस देखने को मिलता है, यानी कि उन्हें वापस लाया गया है। मूवी में इन्हें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया गया है। मूवी में थोड़े थोड़े पार्ट हमें इनके नजर आते हैं लेकिन वो काफी अच्छी हाइप क्रिएट कर देते हैं। हम बात करें रेड 2 की तो इसमें भी हमें दिखाई जाती है न्यू रेड जो कि इस बार हो रही है दादा मनोहर भाई के घर पे, जिसे प्ले किया है रितेश देशमुख ने। हम बात करें मूवी के प्लॉट की तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे किसी पॉलिटिशियन के घर पे रेड मारी गई है उसके करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। रेड 2 का प्लॉट भी ऐसा ही है। ये मूवी पूरी बेस्ड है इनकम टैक्स की रेड पर और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि उनकी ये 75वीं यानी कि सिल्वर जुगली रेड है। बताया जाता है कि कैसे अजय देवगन के कैरेक्टर ने 4200 करोड़ की इनकम टैक्स को वसूल किया है, जो ब्लैक मनी थी उसे गवर्नमेंट को दिया है। पर खास बात यह है कि इस मूवी में इस बार जो उन्होंने रेड डाला है वो एक मंत्री के ऊपर डाला है और खास बात यह है कि ये लोगों के बीच मसीहा वाली इमेज के साथ है। लोग इसे मसीहा मानते हैं और इसे एकदम भगवान की तरह पूजते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमित पटनायक अब ऐसे मंत्री के घर पे रेड मार पाएंगे और क्या पैसे को वसूल कर पाएंगे, और ये कितना टफ होने वाला है उनके लिए। उनकी पूरी जर्नी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इसका प्लॉट सेम है, तो तुमने अगर पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें ये नॉस्टैल्जिया सा हिट करेगा। सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर जब जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें पुरानी रेड याद आती है। अब मूवी इस तरीके की है तो हमें लगता है कि हमें मूवी में कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मूवी का शुरुआत कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करी जाती है कि हमें लगता है कि कहानी एकदम सिंपल सी है, इसमें कोई भी ट्विस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है हमें कई सारे ट्विस्ट ऐसा फेंक कर मारे जाते हैं, कई सारे सस्पेंस और थ्रिल हमारे सामने लाए जाते हैं। धीरे धीरे कह सकते हैं मूवी अपनी स्पीड को पकड़ लेती है। फर्स्ट हाफ तुम्हें थोड़ा सा स्लो लग सकता है, हमें इंटरवल के पहले ही 2 गाने दिखा दिए जाते हैं। हमें अजय देवगन की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है वानी कपूर के साथ, जो तुम्हें थोड़े से वेस्टलिस्ट से लग सकते हैं क्योंकि मूवी का जिस तरीके के लिरिक्स है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेड पार्ट 2 में हमें 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे उन्होंने पहले वाले पॉलिटिशियन को तो पकड़ा दिया था पहले मूवी में, और अब इस बार उनका नया टारगेट है जो कि सीधा मंत्री है। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है और इसके साथ साथ थोड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में करप्ट है, क्योंकि लोग तो इसे मसीहा की तरह देख रहे हैं, और अगर ये करप्ट है तो इसका प्रूफ क्या है और उसने जो पैसा छुपाया है वो कहाँ मिलेगा और क्या वो मिल भी पाएगा या नहीं। मूवी को इंटरेस्टिंग सा बनाया जाता है, प्लॉट वही है, बस उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि हमें मूवी में कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो मूवी को शेप देते हैं। कहानी तो हमारे सामने दिखाई जाती है लेकिन इसके पीछे की जंग हमें दिखाई जाती है दोनों कैरेक्टर की, जो एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे रितेश देशमुख की जिस तरीके की एक्टिंग है कई जगह पर वो अजय देवगन को भी पछाड़ देते हैं। एक विलन में हमने इनका विलन का कैरेक्टर देखा था और यहाँ पे भी वो काफी अच्छे से प्ले करते हैं। सौरभ शुक्ला मूवी में कई जगह पर बीच बीच में एंट्री लेते हैं, उन्हें एक तरीके से कॉमिक कैरेक्टर की तरह रखा गया है और वो उसे अच्छे से डिलीवर भी करते हैं। मूवी जो हमारा एक माहौल क्रिएट करती है, हम थिएटर पे बैठे हैं, हमारी सोच को बदलती है, एक अलग सी कहानी, एक अलग सा अटैचमेंट बिल्ड होता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं सेंसलेस से गाने जो हमें इरिटेट करते हैं। वो भी उनकी लिरिक्स अच्छी हो, तुम्हें सुनने में अच्छा लगे तो बात अलग। शुरुआत के 2 गाने में हमें अजय देवगन की लव स्टोरी दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे बंदा पुलिसमैन है लेकिन इसकी अपनी लाइफ है जो कि काफी अच्छी चल रही है, उसकी अपनी पत्नी है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर इसके बाद आता है तीसरा गाना जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें मुझे लिरिक्स तो पसंद नहीं आया लेकिन उसमें थी तमन्ना भाटिया और उनका डांस अच्छा था। देखो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखा, बस ऐसी आंखें करके देखा, पर हाँ देखने में अच्छा लग रहा था। गाने के लिरिक्स ऐसे थे कि दिल कह रहा था इसे मत सुन, लेकिन विजुअल ऐसे थे कि दिमाग कह रहा था कि इसे देखे बिना रहा भी नहीं जाता। यानी कि लिरिक्स अच्छे नहीं थे पर देखने में मजा आ रहा था। मूवी का फ्लो इस तरीके का है कि हमारा इंटरेस्ट बनाकर रखता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे जो अमित पटनायक का कैरेक्टर है उस पर दादा भाई का कैरेक्टर भारी पड़ चुका है, रितेश देशमुख का कैरेक्टर। लेकिन मूवी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, अमित पटनायक जब अपने चाल चलते हैं, अब जो कैरेक्टर पहले हावी हो रहा था रितेश देशमुख का, कैसे उसे वह अपने टोन पे लाते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट हाफ विलन का था तो सेकंड हाफ हीरो का। भाई साहब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि रितेश देशमुख का नेगेटिव कैरेक्टर हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। यही नहीं, हमें अमित सियाल का भी एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है और उन्हें भी एकदम हंसाने के लिए, कॉमेडी के लिए रखा गया है। और कह सकते हैं कि जो उनकी
डायलॉग डिलीवरी है और वो जिस सीन में भी आते हैं बाकी के कैरेक्टर को ओवरशैडो कर देते हैं। उनकी भी कॉमिक टाइमिंग भी हमें पसंद आती है। अगर हम तमन्ना भाटिया के डांस को अगर थोड़ा सा साइड कर दे तो मूवी को हम इजीली फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी काफी ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड है और ये हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। हालांकि मैं एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि मूवी जो कि 2 घंटे 20 मिनट की है, इसलिए कुछ जगह पर ये हमें थोड़ी लेंथी सी लंबी सी फील होती है। पर इसके बाद भी क्योंकि ये इस फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी है, इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी ने लोगों को बाकी सारी चीजें दिखा दी थी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या रेड 2 वैसा काम कर पाएगी, वो मैजिक वापस से दोहरा पाएगी। और खासकर मैं बात थी कि इसकी प्रेजेंटेशन, लोगों को इंटरेस्ट बनाकर मूवी को एंड तक दिखाना, उसी चीज को जो कि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कि हाँ मूवी में आखिर होगा क्या। लोगों को पता था हीरो जीतेगा ही और आखिर में विलन पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोगों को ये मजेदार लगे और लोगों का इंटरेस्ट एंड तक बनाए रखे। मैं ये कहना चाहूंगा कि रेड 2 ये करने में सक्सेसफुल हो जाती है। सो मेरा ओपिनियन है कि रेड 2 को अगर तुम देखना चाहते हो तो थिएटर में जाकर देख सकते हो। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर? क्या तुमने रेड 1 देखा है और क्या रेड 2 तुम देखने जाओगे थिएटर में? और क्या तुमने अगर रेड 2 देख लिया है तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की प्रेजेंट में अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के अलावा मैंने थंडरबोल्ट पर पोस्ट क्रेडिट सीन पर भी डिस्कस किया, इस वीडियो पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। इसी के अलावा मैंने भूतनी मूवी पर भी रिव्यू बनाया, जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। सूर्य की रेट्रो मूवी पर मैंने रिव्यू बनाया, जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। इसी के अलावा मैंने एक और न्यू मूवी पर रिव्यू बनाया, जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।